नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और सुखी होंगे, क्योंकि इस संघर्षमयी जीवन का जो पड़ाव है, हमें ये निर्धारित नहीं होता कि ये कहाँ पे जाके रुकेगा। और इस प्रोसेस में, इस संघर्षमयी यात्रा में हमें इन बातों का ध्यान रखना है कि ऐसी कौन सी विचार हैं, ऐसे कौन से नीतियां हैं जिन्हें हम अपने जीवन में धारण करके, जब उनके द्वारा लिया हुआ डिसीजन, क्योंकि हमारे लिए हुए फैसले ही हमारी फ्यूचर, हमारे वर्तमान को उस ढांचे पे लाके खड़ा करते हैं जिस उम्मीद के लिए, जिस स्थिति के लिए हम जिम्मेवार होते हैं। इसी रास्ते पर चलते हुए हम चाणक्य की कुछ नीतियों को समझते हैं, जानने का प्रयास करते हैं। उसी सिलसिले में हम आज कुछ और नीतियों के बारे में जानेंगे, समझने की कोशिश करेंगे और ये जानेंगे कि कैसे चाणक्य ने उस समय के हिसाब से ऐसी कौन से विचार, ऐसे कौन सी बातों को दिया है जिसे हम आज भी उसे उसी तरीके से उपयोग करके और उसको अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करके हम, हमारी जो डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी है, जो हम अपने फ्यूचर को लेके काफी अनसर्टेन होते हैं, उन सब चीजों में एक आपकी दृढ़ता, एक मजबूती निकल के आएगी। इसी को ध्यान रखते हुए आज कुछ और श्लोक के बारे में जानते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं, राजा राष्ट्र कृतम भुक्ते राज्ञा पापम पुरोहिता भर्ता चा स्त्री कृतम पापम शिष्य पापम गुरु स्थता। अर्थात राजा को राष्ट्र के पापों का फल भोगना पड़ता है, राजा के पाप पुरोहित भोगता है और पत्नी के पाप उसके पति को भोगने पड़ते हैं। इसी प्रकार शिष्य के द्वारा किए गए पाप गुरु को भोगने पड़ते हैं। यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि किसी के द्वारा किया हुआ जो कृत्य है वो किस पे कैसे प्रभाव डालता है। राजा यदि राष्ट्र को ठीक ढंग से नहीं चलाता, अर्थात अपना कर्तव्य पालन नहीं करता, तो उससे होने वाली हानि राजा को ही कष्ट पहुंचाती है। यदि पुरोहित अर्थात राजा को परामर्श देने वाला व्यक्ति राजा को ठीक तरह से मंत्रणा नहीं देता, तो उसका पाप पुरोहित को भोगना पड़ता है। स्त्री यदि कोई बुरा कार्य करती है तो उसका दुख उसके पति को उठाना पड़ता है। शिष्य यदि कोई गलती करता है तो वह गुरु को कष्ट पहुंचाता है, क्योंकि ये एक दूसरे से इस प्रकार संबंधित हैं कि इनका सीधा असर दूसरे पे पड़ता है। जैसे कि अगर राजा राष्ट्र को ठीक से नहीं चलाएगा तो फिर वहां की जनता विद्रोह कर देगी, वो राजा फिर निरंतर कैसे रह सकता है। इसी प्रकार अगर कोई मंत्रणा देने वाला, परामर्श देने वाला, जो उसका मंत्री है, अगर वो गलत सलाह देगा और निर्णय गलत होंगे, तब फिर राजा उसको हटाएगा, उसको उसकी जगह किसी और को अपॉइंट करेगा। इसी प्रकार चाहे पुरुष हो या स्त्री हो, अगर वो बुरा कार्य करते हैं तो उसका असर किसी दूसरे उसके पार्टनर पे पड़ता है, उसको उसका फल भोगना ही पड़ता है। तो इस स्थिति को समझते हुए कि जैसे शिष्य है, अगर वो कोई गलती करता है तो उसका जो कष्ट है उसके गुरु को भोगना पड़ता है, क्योंकि गुरु की द्वारा दी गई शिक्षा ही ये बतलाती है कि फिर लोग यही बोलते हैं कि तुम्हें किसने सिखाया। तो ये बात बहुत जरूरी है। और आगे देखते हैं, ऋणकर्ता पिता शत्रु माता च व्यभिचारिणी भार्या रूपवती शत्रु पुत्र शत्रु पंडिता। अर्थात जो पिता अपनी संतान पर ऋण छोड़ जाता है वह बच्चों का शत्रु होता है, बुरे आचरण वाली माता भी शत्रु होती है, सुंदर पत्नी भी शत्रु होती है और मूर्ख पुत्र भी शत्रु होता है। यहाँ पे एनिमी को डिफाइन किया गया है कि कैसे कोई एनिमी हो सकता है। अब वो कहते हैं, किसी भी कारण से अपनी संतान पर ऋण छोड़ कर मरने वाला पिता शत्रु माना गया है,
क्योंकि उसके ऋण की अदायगी संतान को करनी पड़ेगी। जाहिर सी बात है कि कोई व्यक्ति किसी बच्चे का जन्म हुआ और पता चले कि उसके पिता ने उसके लिए ऋण छोड़ गए हैं, उधार चुकानी है, तो फिर वो एक तरीके से पिता का कर्तव्य ये नहीं बनता कि उसे अपने बच्चे के प्रति ऐसा हो। तो उसे इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अपने बच्चे पे किसी भी तरीके का कर्ज, किसी भी तरीके का ऋण नहीं छोड़ के जाना चाहिए। जो व्यभिचारिणी माता भी शत्रु के समान मानी गई है, क्योंकि उससे परिवार कलंकित होता है। माता जो है अच्छे स्वभाव की होनी चाहिए, उसका व्यवहार अच्छा होना चाहिए, क्योंकि उसी के द्वारा किया हुआ व्यवहार उनके बच्चों पर पड़ता है। जैसी माता का व्यवहार होता है, जैसे उनका आचरण होता है, उससे सीधा प्रभाव उसके बच्चों पर पड़ता है। इसी प्रकार अत्यधिक सुंदर स्त्री पति के लिए शत्रु का काम करती है, क्योंकि बहुत से लोग उसके रूप में आकृष्ट होकर उसे पथभ्रष्ट करने का प्रयत्न करते हैं, और मूर्ख व्यक्ति तो शत्रु होता ही है। इसलिए आवश्यक है कि पिता संतान पर किसी प्रकार ऋण ना छोड़े। यहाँ पे ये डिफाइन किया गया है कि अगर कोई बहुत सुंदर है किसी का पार्टनर, तो एक हमेशा ये डर रहता है कि कहीं पे ऐसा हो ना हो कि ये चीज एक अनसर्टेनिटी रहती है। अगर कोई रूपवान है तो उसको पूछने वाले बहुत सारे लोग हैं, तो इसको जो है एक तरीके से शत्रु बोला गया है, क्योंकि इसमें फिर आपका जो एक अपने को लेके या अपने पार्टनर को लेके जो इस बात को लेके आपके अंदर विचार है, ये भाव आ सकता है कि अगर कोई व्यक्ति बहुत सुंदर है तो उसको चाहने वाले बहुत सारे मिल जाएंगे। माता अच्छे आचरण वाली हो और रूपवान स्त्री को अपने रूप का अभिमान ना हो, और पुत्र विद्या ग्रहण करके पिता को सुख देने का कारण बने। तो ये बातें समझने की हैं, ये बातें ध्यान रखने की हैं। और इसके आगे देखते हैं कि लुब्धम रथेन गृहिण्यात स्तब्धम अंजलि कर्मणा मूर्ख छंदो अनुवृत्तेन यथार्थ त्वेन पंडितम। अर्थात लोभी व्यक्ति को धन देकर, अभिमान व्यक्ति को हाथ जोड़कर, मूर्ख को उसकी इच्छा के अनुसार कार्य करके और विद्वान मनुष्य को सच्ची बात बताकर वश में करने का प्रयत्न करना चाहिए। यहाँ पे ये बात बताई जा रही है कि किसको कैसे आप वश में कर सकते हैं। जैसे कहते हैं कि लोभी व्यक्ति अपने स्वार्थ में इतना अंधा होता है कि वह धन प्राप्ति के बिना संतुष्ट नहीं होता। जो लोभी व्यक्ति हैं, जिसके लिए धन ही सब कुछ होता है, इसलिए उसे धन देकर वश में किया जा सकता है। जिस व्यक्ति को अभिमान है, अहंकार है, उसे नम्रता पूर्वक व्यवहार करके वश में किया जा सकता है। जो व्यक्ति अभिमानी है, अहंकार है, उससे हमेशा नम्रता पूर्वक अगर व्यवहार किया जाए तो वो आपकी बातें सुनेगा। मूर्ख सदैव हठी होता है, इसलिए उसकी इच्छा के अनुसार कार्य करके उसे अपने अनुकूल बनाया जा सकता है। जो जिद्दी हैं, जो हठी हैं, उनके लिए सबसे अच्छा है कि उनके अगर अनुकूल काम किया जाए तो आप अपना काम जो है निकलवा सकते हैं। जबकि विद्वान व्यक्ति को वश में करने का सबसे अच्छा उपाय यह है कि उसे वास्तविकता से परिचित कराया जाए। तो इस प्रकार इन सब बातों को ध्यान रखते हुए हम ये समझ सकते हैं कि कैसे इनको अपने जीवन में हम डिसीजन मेकिंग में और अपने जीवन में उतारेंगे तो हम इस बात से अवेयर रहेंगे कि कौन सी चीजें कैसी काम करती हैं, कैसे इनका प्रभाव पड़ता है। इसी उम्मीद के साथ अगले एपिसोड में हम कुछ और बातों पर जिक्र करेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।